गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अप्रैल 12 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कर लेंगे एक बार देख लेते हैं। एडीबी जिसे कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के बारे में कुछ प्रिडिक्शन किया है, उसके बारे में बात करेंगे। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आने वाले 2 सालों में एटलीस्ट इंडिया की जीडीपी को इम्पैक्ट करने वाले हैं, कौन से फैक्टर जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे, कौन से जो है वो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो पेज नंबर 1 में ही दिया हुआ है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैंडिडेट, सुप्रीम कोर्ट। एक्चुअली ये कल वाले टॉपिक का रिवीजन है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन लड़ते हैं कैंडिडेट, जो डिक्लेरेशन करते हैं, जब वो नॉमिनेशन भरते हैं, तो उनके जो एसेट्स होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, उनकी डिक्लेरेशन के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का। उसी कॉन्टेक्स्ट में अभी इस आर्टिकल के अंदर इलेक्शन कमीशन को भी जोड़ दिया गया है। अच्छा आर्टिकल है, मेंस के परस्पेक्टिव से स्पेशली बहुत अच्छा है। अगर आपने कल वाला एनालिसिस देखा है तो फिर आपके लिए रिवीजन हो सकता है। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल नया टॉपिक आपके लिए अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मुझे स्टार देने के लिए बोलोगे ना तो इसको 5 में से 4 स्टार कम से कम दूंगा मैं। उसके अलावा करप्शन को लेके एक बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल है, जिसमें हम लोग पूरा बात करेंगे करप्शन क्या होता है, करप्शन के रीजंस क्या क्या हैं, करप्शन कितने टाइप का हो सकता है, मतलब कौन कौन से मोड से करप्शन हो सकता है, और करप्शन को दूर करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं। काफी अच्छा टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा नारी शक्ति को लेके एक एडिटोरियल दिया हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए। लेकिन हल्का सा अनाउंसमेंट है, आज जो है 12 तारीख है, लेकिन आपको बताता चलूँ कि 14 तारीख को हमारा एक सेशन होने वाला है, ओपन सेमिनार होगा। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटल इसमें कोई पैसा नहीं है। जिसमें हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो टॉपर्स होते हैं वो कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं। और हम लोग किसी एक खास टॉपर के बारे में फॉलो फोकस नहीं करेंगे। मोस्टली जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी तैयारी कैसे करते हैं, कैसे टाइम मैनेज करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप किसी भी लेवल पे हो, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में तो खैर नहीं, कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, अगर आप फुल टाइम यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी आप कहीं भी आप किसी तरह का भी काम कर रहे हो, आप इन स्ट्रेटेजीज को डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपनी प्रिपरेशन के अंदर अडॉप्ट कर सकते हो। करंट अफेयर का मॉड्यूल हमारा 2024 के लिए बाहर आ गया है, बहुत समय से स्टूडेंट्स की डिमांड हो रही थी, तो फाइनली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए जी, लेकिन वीडियो को ना थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो, तभी आगे बढ़ा करो। ठीक है, चलो। एडीबी प्रोजेक्ट्स इंडिया जीडीपी ग्रोथ एट 7% दिस ईयर। तो एक तो पहले यहाँ पे जरा देखिए, एडीबी ने कहा है, देखो अगर पिछले ना कई सालों का इन्होंने रिकॉर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। तो 2020, 2021, 2022, ये वाला 2022 है। देन दिस इज 2023, 2024, 5 एंड 6। देखिए 2020 के अंदर इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ थी दैट वाज ओनली 3.9%। ठीक है, ओनली 3.9%। 2021 में माइनस में चली गई भैया, -5.8 चली गई। फिर 2022 में उसने बाउंस बैक किया 9.7। अब ये 9.7 इसलिए हो गई क्योंकि ये बेस इफेक्ट की वजह से, क्योंकि 5, अगर आप ऐसे को 5.8 और 9.7 में से, अगर 9.7 में से 5.8 अगर आप माइनस करते हो तो ये लगभग 4% ही आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं थी। देन हमारे पास आता है 7.6। तो 2024 में 7.6 बोला गया है, 2025 में 7%, एंड 2026 के अंदर 7.2%। ये जीडीपी ग्रोथ के कुछ प्रिडिक्शन किया है, किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो कई इंटरेस्टिंग सी फाइंडिंग बेसिकली इन्होंने कही है यहाँ पे। जैसे इन्होंने कहा है कि भाई देखिए, इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो अगले 2 सालों में ठीक ठाक रहने वाली है, जो कि ग्लोबल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि इन्होंने 7% कहा है, लेकिन 7% थोड़ा बहुत ऊपर हो सकती है अगर कंडीशंस इंडिया की फेवर में रही तो। हालांकि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 4.6% के आसपास रहेगा, और बाद में जाके जो है 2025 में थोड़ा सा कम हो सकता है। इन्फ्लेशन क्या होता है आपको अच्छे से पता है, कि जब चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं तो इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर जीडीपी की परस्पेक्टिव से बात करें तो दो तरह का जीडीपी रहता है। एक हमारा रहता है नॉमिनल जीडीपी, और एक हमारा रहता है रियल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी में से जब इन्फ्लेशन माइनस कर देते हैं तो उसके हम रियल जीडीपी बोलते हैं। रियल जीडीपी ग्रोथ बेसिक एक्चुअली यही होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यूएसए के अंदर भी थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ता है, इसका इंडिया के ऊपर डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ने से अल्टीमेटली क्या होता है, लोगों की कंजप्शन कम हो जाती है, क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम कम हो रही है, कहीं ना कहीं उनकी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है। तो जो सामान इंडिया से हम लोग अमेरिका में इंपोर्ट करते हैं, अगर इन्फ्लेशन अमेरिका में बहुत ज़्यादा होता है, लेटर ऑन इफेक्ट की वजह से इंडिया के प्रोडक्ट्स की डिमांड वहां पे कम हो सकती है। राइट, तो इन्फ्लेशन अमेरिका में अभी थोड़ा बढ़ रहा है, उसकी वजह से इंडिया का इंपोर्ट इम्पैक्ट हो सकता है। मोर इम्पैक्ट ऑन इंडिया के बारे में उन्होंने थोड़ा और यहाँ पे बात की है। जैसे इन्फ्लेशन इंडिया में
डेफिनेटली बढ़ेगा अगर, तो जीडीपी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इंडिया मोस्टली बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अगर जैसे यूरोप से, अमेरिका से, चाइना से बहुत कुछ इंपोर्ट हम लोग करते हैं, वहां पे अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो रेड सी के अंदर इश्यूज चल रहे हैं, रेड सी के अंदर जो शिप्स वगैरह के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं हूथी रेबल्स के द्वारा यमन से, जिसकी वजह से बहुत सारे रूट, वो भी और रेड सी से ना होके वो अफ्रीका वाले रूट से जा रहे हैं, जिसकी वजह से शिपिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है। जब शिपिंग कॉस्ट इंक्रीज होती है तो इससे ओवरऑल इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। सीधी सी बात है भाई, इन्फ्लेशन, ट्रांसपोर्टेशन, आपका खर्चा बढ़ गया, तो वो प्राइस कहाँ जुड़ेगा? वो आपके प्रोडक्ट के अंदर ही जोड़ा जाएगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन, चीजें महंगी होंगी तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी। और मॉनसून का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। पिछले साल मॉनसून इंडिया में काफी इरेटिक रहा था, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें हुई थी, लेकिन इस बार इनका कहना है कि मॉनसून नॉर्मल ही रहेगा। और इस बार सिचुएशन एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा बेटर रह सकती है। पिछली बार की तरह मॉनसून इरेटिक नहीं रहेगा। उसका सीधा सा इम्पैक्ट देखने को मिला था, महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जो मनरेगा है बेसिकली हमारा, इसकी डिमांड बढ़ गई थी। मनरेगा में डिमांड बढ़ने का सीधा सीधा सा मतलब ये होता है कि दूसरे सेक्टर में लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। इसका सीधा सा मतलब ये होता है। उसके अलावा इन इंडिया ग्रोथ इज फोरकास्ट टू रिमेन स्ट्रोंग एज राइजिंग कंजम्पशन कंप्लीमेंट्स कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। इंडिया में डिमांड, कंजप्शन बढ़ रही है, खासकर अर्बन सेक्टर में कंजप्शन काफी बढ़ रही है। कंजप्शन बढ़ने से क्या होता है भाई? सीधी सी बात है, अगर लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो ज्यादा प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा। ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो जॉब्स क्रिएट होंगी, इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी, इन्वेस्टमेंट होगा। राइट? ये उन्होंने कहा है। साउथ एशिया की टोटल जीडीपी का 80% इंडिया के अंदर वो जीडीपी हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। साउथ एशिया की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो है 6.3% के आसपास, और जिसमें से इंडिया की जो है वो 7% के आसपास है। मतलब हम लोग साउथ एशिया से थोड़ा सा ज़्यादा ही बेटर ग्रो करते हैं। दूसरा इन्होंने ये कहा कि हाउएवर अ राइज इन द इंपोर्ट टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड कुड वाइडन द करंट अकाउंट डेफिसिट। देखिए, आपकी कंट्री के अंदर अगर कोई चीज़ की डिमांड है और उसे अगर आप लोकली प्रोड्यूस कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, बढ़नी चाहिए, जॉब्स मिलेंगी, लोगों को काम बढ़ेगा। लेकिन अगर आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन को अगर आप इंपोर्ट से पूरा कर रहे हो तो दिक्कत है। ठीक है? उससे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो आपकी करेंसी वीक होती है। और यहां पे भी दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जैसे मान लो आप अमेरिका से कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो, मान लो आपने गाड़ी, ठीक है, मान लो गाड़ी आप इंपोर्ट करते हो। अब या तो आप गाड़ी इंपोर्ट करते हो या गाड़ी के बनाने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको इंपोर्ट करते हो, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो या फाइनल प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम लोग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो फिर अच्छी बात है, इकोनॉमी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं। उसका फाइनल प्रोडक्ट तो हम लोग इंडिया में ही बना रहे हैं, तो जॉब्स तो इंडिया में ही क्रिएट हो रही है। हाँ, अगर हम लोग फाइनल प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं और उसे सीधा कंज्यूम कर लेते हैं, वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। उससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। अब एक तो आपको इंपोर्ट कम करना है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ानी है। दूसरा, इंडिया को एक्सपोर्ट भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि पैसा आए, क्योंकि डॉलर तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने से ही आएगा, फॉरेन करेंसी तो एक्सपोर्ट बढ़ाने से ही आएगा। अब समस्या ये है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी उतना अच्छा ग्रो नहीं कर रही है, तो सीधी सी बात है भाई, इंडिया का डिमांड भी नहीं होगी प्रोडक्ट्स की, तो एक्सपोर्ट थोड़ा कम ही रहने वाला है। तो इसलिए अगर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ करनी है एज पर एडीबी, हमें थोड़ा डोमेस्टिक फैक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, अपनी मार्केट को थोड़ा कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड प्रोडक्ट से थोड़ा सा सस्ता बनाना पड़ेगा। वो कब होगा? जब टैरिफ पॉलिसीज को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। टैरिफ पॉलिसी का मतलब होता है कि टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब इंडिया में टैक्सेशन बहुत ज़्यादा उलझा हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको थोड़ा सा ठीक करने की रिक्वायरमेंट है। ये बेसिकली इन्होंने यहाँ पे कहने की कोशिश की है। बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मॉनसून है, वेदर शॉक्स हैं, उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल इनका कहना यही है कि इंडिया में मोर और लेस जीडीपी ग्रोथ बेटर ही होगा। थोड़ा सा एडीबी के बारे में पढ़ सकते हो डेफिनेटली, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यहाँ से पास्ट में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, जिसको 1966 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है?
1966 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। इसका बेसिकली जो मिशन है वो है फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द कोऑपरेशन। एडीबी असिस्ट मेंबर्स, तो ये सभी का ठेका उसने नहीं उठा रखा है भाई, जो इसके मेंबर है ना उन्हीं की हेल्प करता है, सीधी सी बात है। उनको लोन देता है, टेक्निकल असिस्टेंस देता है, ग्रांट देता है, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा देता है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, पॉलिसी के रिगार्डिंग बातचीत करता है, आपको सजेशंस देता है। ठीक है, फिलीपींस मनीला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। टोटल 31 मेंबर फिलहाल इसके हैं। ठीक है, जब ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था बेसिकली तब 31 मेंबर थे। अभी जो है देर आर अराउंड 68 मेंबर्स राइट नाउ। ठीक है, जिनमें से 49% आर विद इन एशिया एंड पैसिफिक एंड 19 आर आउटसाइड ऑफ इट। ठीक है, एडीबी के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो अगर आप शेयर की बात करें तो जो 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं उसमें से अंदर आपका जापान आ जाता है, यूएस, चाइना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ये थोड़ा आपने इसी ऑर्डर में याद करना है। सबसे ज़्यादा है जापान, उसके बाद है यूएसए। ठीक है, सोर्स ऑफ फंडिंग, मेंबर लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, लैंडिंग वगैरह से जो पैसा वैसा आता है, जो लोन पे लोग पैसा देते हैं वहाँ से जो इंटरेस्ट रेट वगैरह आता है, वहाँ से जो है इसका पास पूरा पैसा आता है। तो ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। देखिए जीडीपी एज अ टॉपिक तो बहुत वास्ट टॉपिक है, तो करंट अफेयर में मैं आपसे हल्का सा एक्सपेक्ट करता हूँ आपको पता होगा जीडीपी क्या होता है। ठीक है, बेसिकली हमारे देश में एक साल में जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं डोमेस्टिकली, उनका जो एमआरपी होता है, जिस मॉनेटरी वैल्यू पे उनको बेचा जाता है, उसका जो सम टोटल होता है, टोटल होता है जो, उसे हम लोग बेसिकली इंडिया की जीडीपी कहते हैं। जैसे मान लो इंडिया ने पिछले साल 100 रुपए का टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया था, और इस साल हम लोगों ने 105 रुपए का प्रोड्यूस किया है। तो इसका मतलब हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी हो गई? 5% हो गई। इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी के अंदर, जो एडीबी ने यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया है। उसके अलावा एक हल्का सा आर्टिकल है, देखिए हम लोग हमेशा ना इससे ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन यूनिटी की बात करते हैं इंडिया में, है ना। अनेकता में ही एकता है, डाइवर्सिटी इन डाइवर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ऐसा होता है ना, इलेक्शन से पहले बहुत खूब सारे सर्वे किए जाते हैं। तो इस बार भी हर साल की तरह CSDS एंड लोक नीति, इन्होंने खूब सारे सर्वे कर रहे हैं अलग अलग लेवल पे, और ये चलते रहेंगे सर्वे अभी कुछ दिनों तक। तो इन्होंने ना इंडियंस का सर्वे किया बहुत सारे लोगों का, और इन्होंने इनसे ना अलग अलग सवाल पूछे, रिलीजन के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में, वो सब करके। राम मंदिर का क्या इम्पैक्ट रहा उनकी थॉट प्रोसेस के ऊपर, बीजेपी की क्या काम उनको अच्छे लगे, क्या वो अपोजिशन को क्या देखना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल बेसिकली जनता से पूछे जाते हैं, जिसमें मोस्टली लोगों ने थैंकफुली ये कहा है कि हम लोग प्लुरैलिटी में बिलीव करते हैं। प्लुरैलिटी समझते हो, मतलब डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं। मोस्टली इंडियंस डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं। बहुत ही कम लोगों का ऐसा मानना है कि इंडिया को एक ही रिलीजन या फिर डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंडिया के हमारे खून में ही, हमारे डीएनए में है इंडियंस के, हजारों सालों से हम लोग डाइवर्सिटी में ही बिलीव करते रहे हैं। इसलिए अलग अलग कल्चर्स को हम लोगों ने ओपन आर्म्स के साथ अडॉप्ट भी किया है। उनको सिर्फ अडॉप्ट ही नहीं किया है, बल्कि यहाँ पे प्रिजर्व भी किया गया है, उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिला है, और वो हमारे कल्चर का इंटीग्रल पार्ट भी बने हैं। आप पुराने ज़माने में देख लिए, हूणाज आए, ग्रीक्स आए, जो भी इंडिया में आते रहे, अल्टीमेटली वो इंडियन कल्चर का ही पार्ट बन गए और वहीं पे उनको असिमिलेट कर लिया गया है। तो इसलिए डाइवर्सिटी जो है इंडिया में, हजारों हजारों साल से हम लोग उसको विटनेस कर रहे हैं, और इसलिए हमारी थॉट प्रोसेस का, हमारे डीएनए का हिस्सा बन गया है डाइवर्सिटी। इंडिया वालों को अगर डाइवर्सिटी ना देखना, थोड़े परेशान हो जाते हैं, अरे यार सब कुछ एक ही जैसा नजर आ रहा है, हम लोग एक जैसा फूड नहीं खाते, हम एक जैसे कपड़े नहीं पहनते, एक जैसी भाषा नहीं बोलते, एक जैसी फैमिली वैल्यूज हमारी नहीं है। तो डाइवर्सिटी तो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, और यही शायद एक रीज़न हो सकता है कि इतने सालों से ये जो सिविलाइजेशन है वो कंटिन्यूसली जो है वो प्रोग्रेस कर रही है। अदरवाइज बहुत सारी सिविलाइजेशन जो है दुनिया में ख़त्म हो गई, है ना, लेकिन हमारी सिविलाइजेशन अभी भी चल रही है। तो ये कुछ रीज़न हो सकते हैं, बट एनीवेज ये सर्वे के मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये तो हमारी इंटरनल वैल्यूज़ ही हैं। इस ट्रांसपेरेंसी लैकिंग इन द कैंडिडेट्स डिस्क्लोजर, तो ये बेसिकली कल जो आर्टिकल किया था ना उसी का एक हल्का सा एक्सटेंशन है। के जो कैंडिडेट्स हैं, जो जब वो नॉमिनेशन भरते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, तो वो अब क्या क्या डिक्लेयर करते हैं बेसिकली, ठीक है, उसके बारे में दिया गया है। और ये अरुणाचल प्रदेश का केस था, आपको बहुत अच्छे से कल मैंने समझा भी दिया था। तो हुआ यूँ था, जो बच्चे नए वाले हैं उनको बता देता हूँ, कि अरुणाचल प्रदेश में जो है कैंडिडेट थे 2019 में, जब इन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा था, ये एक इंडिपेंडेंट थे, और तो इन्होंने जब 2019 में नॉमिनेशन भरा,
तो इन्होंने अपने एसेट्स को डिक्लेयर करना था। ये तो करते ही हैं सभी लोग, एसेट्स डिक्लेयर कर, कितने उनके पास प्रॉपर्टी है, कौन कौन से शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, गाड़ी है, बंगला है, जमीन जायदाद है, फ्लैट्स हैं, सब डिक्लेयर करना ही पड़ता है। अपना ही नहीं बल्कि अपनी बीवी का, बच्चों का भी डिक्लेयर करना पड़ता है। तो हुआ ये 2019 में इन्होंने जब एसेट्स डिक्लेयर करने लगे, तो इन्होंने कुछ एसेट्स को मेंशन नहीं किया था, और कोई बहुत बड़े एसेट नहीं थे वो। एक स्कूटी थी इनके पास, वो इन्होंने 2009 में बेच दी थी। एक इनके पास टाटा ओमनी थी, वो जो एम्बुलेंस जो है उसके अंदर चल रही थी। एक और बाइक थी इनके पास, वो भी इन्होंने बेच दी थी 2009 में ही, 10 साल पहले बेच दिया था। तो इनके ऊपर एक केस चल पड़ा, और केस में जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उन्होंने कहा कि भाई साहब आपने करप्ट प्रैक्टिस की है, और आपकी जो कैंडिडेंसी है उसको हम लोग आपको बेसिकली डिसक्वालीफाई करते हैं। तो ये जो है सर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि that a candidates need not disclose every piece of information and possession in their election affidavit unless it is substantial in nature, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जब तक वो एसेट कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस का नहीं होता है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजें थोड़ी ना डिक्लेयर करोगे, मेरे पास इतने कप हैं, ग्लास हैं, वो थोड़ी ना डिक्लेयर करोगे। सब्सटेंशियल अमाउंट होना चाहिए। मान लो आपके पास एक वॉच है जो कई करोड़ रुपए की घड़ी है, वो तो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। आप सिंपल ये नहीं कह सकते अरे साहब ये तो सिर्फ एक घड़ी है, नहीं, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, डिक्लेयर आपको करना पड़ेगा। तो छोटी मोटी बाइक आप ना भी डिक्लेयर करो तो चलेगा, ऐसा कोर्ट ने कहा है। ठीक है, कानून इसके बारे में क्या कहता है? कोर्ट तो क्योंकि कानून के हिसाब से ही चलता है, और बहुत बार कानून, कोर्ट का वर्डिक्ट अपने आप में ही कानून होता है। कोर्ट एक बार कोई डिसीजन सुना देता है तो फ्यूचर में उसे उसे एज अ बेस मान के जो है डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो कोर्ट कानून इसके बारे में क्या कहता है, तो हमारे पास है सेक्शन 33 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड रूल 4A ऑफ द इलेक्शन रूल। ये क्या कहता है? कहता है एवरी कंटेस्टिंग कैंडिडेट टू फाइल देयर नॉमिनेशन पेपर फॉर इलेक्शन अलोंग विद एन एफिडेविट इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। उसको एक एफिडेविट देना पड़ता है जब वो नॉमिनेशन भरता है, और उस एफिडेविट के अंदर बहुत सारे कॉलम होते हैं, उन कॉलम को भी भरना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है ऐसा? क्योंकि वोटर्स हैव द राइट टू नो अबाउट द क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, इनकम एंड एसेट डिटेल ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज डिपेंडेंट्स एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट। क्योंकि ये एक वोटर का अधिकार है कि वो उन कैंडिडेट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जाने, ताकि वो इलेक्शन के टाइम पे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है। उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 125A भी है, जो ये कहता है कि अगर कोई कैंडिडेट ये सारी इंफॉर्मेशन अगर फर्निश करने में फेल हो जाता है, अगर नहीं भरता है, या फिर वो गलत इंफॉर्मेशन देता है, या वो इंफॉर्मेशन छुपा लेता है, तो भाई ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। आपको 6 महीने की सजा भी हो सकती है, आपको फाइन भी हो सकता है, और दोनों चीजें भी हो सकती है, और आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। ठीक है, ये कानून कहता है। तो जो अरुणाचल वाले सर हैं, ठीक है, उन्होंने चीजें छुपाई तो क्या उनको पनिशेबल ऑफेंस है? गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है। ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। एंड इवन मोर सिग्निफिकेंट इशू रिलेट्स टू द कैंडिडेट्स विद सीरियस क्रिमिनल चार्जेस कंटेस्टिंग इलेक्शंस। तो अगर किसी के पास कोई रेप चार्ज है, किडनैपिंग का चार्ज है, मर्डर चार्ज है, तो वो आपको तो मेंशन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो भैया फिर आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। ठीक है, तो रूल 4A, बाय लीविंग सर्टेन कॉलम्स ब्लैंक एंड फाइलिंग इनकम्प्लीट एफिडेविट। तो जो एफिडेविट होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो भरना पड़ता है, उसके अंदर बहुत सारे कॉलम होते हैं, तो कोई भी कैंडिडेट कॉलम को छोड़ नहीं सकता। ऐसा 2013 के अंदर कोर्ट ने कहा था। सारे कॉलम आपको भरने पड़ेंगे, कोई रेप चार्ज है, मर्डर चार्ज है, किडनैपिंग चार्ज है, भाई किसी तरह का भी चार्ज हो। और हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली कितने सारे कैंडिडेट्स ऐसे बैठे हैं पार्लियामेंट में जिनके ऊपर भयंकर वाले क्रिमिनल चार्जेस हैं, छोटे मोटे नहीं, किडनैपिंग रेप तक के चार्जेस हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2016 में इलेक्टोरल रिफॉर्म करने के रिगार्डिंग कुछ सजेशंस दिए थे। पहला सजेशन ये दिया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि अगर कोई कैंडिडेट फॉल्स एफिडेविट फाइल करता है तो उसे सजा का प्रावधान हो कम से कम 2 साल का, उन्होंने ये कहा था। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जो
केस सुनवाई जाएंगे अगेंस्ट कैंडिडेट, ये डे टू डे बेसिस पे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि केस सालों साल चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है, नहीं। हर दिन केस की सुनवाई होगी, जल्दी से जल्दी उसका फैसला होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूरी डेमोक्रेसी को की बात यहाँ पे हो रही है। फाइनली उन्होंने ये कहा कि कम से कम अगर किसी को सजा होती है इस फॉल्स इंफॉर्मेशन को लेके, या आप अपनी इंफॉर्मेशन को हाइड करते हो, तो 5 साल के लिए उसको कोई भी इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए, ऐसा कोर्ट ने कहा था। हालांकि इनमें से कुछ चीजें तो ठीक हैं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्रिमिनल जो एंटीसीडेंट्स हैं, यानी कि क्रिमिनल जो रिकॉर्ड आपका है वो तो आपको मेंशन करना ही चाहिए कम से कम, ठीक है। उसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हर कैंडिडेट को कम से कम एटलीस्ट 3 टाइम्स इलेक्शन से पहले अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसे न्यूज़पेपर में, है ना, लोकेलिटी में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह के द्वारा अब वो करना पड़ेगा। ठीक है, वो केस फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, लेकिन वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, आपको वो फाइल करना ही करना है। ये बेसिकली केस यहाँ पे दिया गया था। जो कल वाला आर्टिकल है ये तो इसको इसी में ज़्यादा डिटेल में गया भी नहीं हूँ, कल इसको हम लोग एक बार कर चुके थे, हल्का सा रिवीजन के पर्पज से और हल्का सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के पर्पज से ये मैंने मेंशन किया था। अब एक आर्टिकल कहता है भैया, करप्शन इंडिया में, करप्शन हैज राइजन ओवर पास्ट 5 years, सेज 50% रिस्पोंडेंट्स। तो जब सर्वे की बात चली रही है तो सर्वे किया गया तो 55% लोगों ने यह कहा कि इंडिया में पिछले 5 सालों में करप्शन एक्चुअली बढ़ा है। तो ये CSDS का पोल सर्वे है। करप्शन का मतलब क्या होता है? करप्शन का मतलब होता है द यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर अ प्राइवेट गेन, ठीक है। ब्राइबरी, थेफ्ट, पब्लिक फंड जो होता है उसकी चोरी करना, मिसयूज करना, अपने नियर डियर को कॉन्ट्रैक्ट्स देना, वो सब बेसिकली पब्लिक ऑफिस का मिसयूज करते हो तो उसे आप करप्शन कह सकते हो। तो मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी इज इक्वल टू करप्शन। मोनोपोली का मतलब क्या है? कि भैया एक ही कंपनी है, एक ही कॉन्ट्रैक्टर है मार्केट में, कोई और कंपटीशन है ही नहीं, मोनोपोली। और सीधी सी बात है, अगर मान लो दुनिया में एक ही कंपनी होती जो कि मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करवाती, या एक ही कंपनी होती जो दुनिया में मोबाइल फोन बनाती, तो जितना मर्जी चार्ज कर लेती, हम थोड़ी ना बोल सकते थे, क्योंकि और कोई मार्केट में हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो मोनोपोली है और डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन मतलब होता है कि आपकी डिसीजन टेकिंग पावर। जैसे मान लो आपको अपने घर में एक आपको अपने घर में एक ट्यूबवेल लगवाना है, या अपने आपके घर में एक नल लगवाना है। अब नल लगवाने के लिए आपको किसका परमिशन चाहिए? ठीक है, और उसके परमिशन के बिना आपके घर में नल नहीं लग सकता, ये कानून बन गया है। तो सीधी सी बात है, जिसके हाथ में वो पावर है, वो डिस्क्रिशन है आपके घर में नल लगाने का ऑर्डर पास करने की, तो वो तो करप्शन करेगा, है ना। तो मोनोपोली प्लस प्लस डिस्क्रिशन, और अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, जवाबदेही नहीं है, तो ये भैया करप्शन ही तो होता है। अगर किसी के हाथ में ये पावर आ जाए कि आपके शहर में कोई भी सड़क आपकी मर्जी से नहीं बनेगी, तो सीधी सी बात है, आप चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आदमी करप्शन करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो देर आर लॉट ऑफ कॉजेज ऑफ करप्शन इन इंडिया। तो करप्शन कोई ऐसी नई चीज नहीं है वैसे देखा जाए तो, कि अभी मॉडर्न जमाने की प्रॉब्लम है। करप्शन तो बहुत सालों से हो रहा है देश में, और ये ग्रीक्स भी इसके बारे में बात कर गए, इजिप्ट के बारे में, इजिप्ट में यही बात की गई, चाइना में भी यही बात की गई, इंडिया में कौटिल्य ने भी करप्शन की बात कही है, चाणक्य ने, अर्थशास्त्र में। तो ये प्रॉब्लम उस समय से चली आ रही है। मुगल्स ने भी करप्शन के बारे में बात कही है बहुत सारे लिटरेचर के अंदर, जो मनसबदारी सिस्टम था उसकी वजह से हुआ। ब्रिटिश इंडिया की तो बात ही क्या करें, वहां पे तो इतनी ज्यादा पावर होती थी उनके ऑफिसर्स के पास कि वो बहुत ज्यादा करप्शन क्या करते थे। सीबीआई को बनाया इसीलिए गया था, सीआईडी को इसीलिए बनाया गया बहुत केसेस में। तो करप्शन हिस्टोरिकल हमारी सोसाइटी का पार्ट है। बहुत सारे सोशल इश्यूज भी हैं। जनरली ना करप्शन को लेकर ना लोग बड़े सहज होते हैं, अरे ठीक है चलता है, थोड़े बहुत तो पैसे तो खाएगा ही। ये हमारे यहाँ पे एक एक्सेप्टेड नॉर्म है। तो सोशल एक्सेप्टेंस है, क्योंकि जो आदमी ये कह रहा है ना कि चलता है, वो आदमी जब खुद पावर पोजीशन में होता है ना, वो खुद भी ब्राइब एक्सेप्ट करता है। इसीलिए दूसरा अगर कोई ब्राइब लेता है तो उसको बुरा नहीं लगता है ज्यादा।
अरे ठीक है, पासपोर्ट बनवाने के लिए अरे ठीक है, पुलिस वालों को 200 400 तो देने ही पड़ते हैं, है ना, ऐसा। मतलब उसको बुरा भी नहीं लग रहा है। तो ये सोशल एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है हमारे यहाँ पे। कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है, तो लोगों के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। सरकारी नौकरी में सैलरी तो उतनी है नहीं, खर्चे बढ़ गए हैं ज्यादा, तो लोग करप्शन कर रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ पे सोशल वैल्यूज जो है वो गिरती नजर आ रही हैं समाज में। क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो भैया इलेक्शन फंडिंग भी आपको करनी है, पैसा तो यहीं से आएगा। नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोई अगर नेता होता है, कोई पोजीशन में ऑफिसर होता है, तो अपनी जात वाले को नौकरी दिलवा देता है, अपने गांव वाले को नौकरी दिलवा दे रहा है, अपने चाचा भतीजा को, बच्चों को नौकरी दिलवा दे रहा है। तो ये करप्शन ही तो है। एंड लैक ऑफ विजिलेंट सिविल सोसाइटी। लोकल लेवल पे लोग को अगर नजर आता भी है ना कि यहाँ पे करप्शन हो रहा है, लोग आवाज नहीं उठाते हैं। छोड़ो यार, ठीक है, अपना क्या जा रहा है, ये एटीट्यूड रहता है लोगों का। तो ये सोशल कॉजेज भी यहाँ पे नजर आते हैं। इकोनॉमिक कॉजेज भी खूब सारे नजर आते हैं। प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया, खर्चे बढ़ गए, लोग करप्शन करने लगे। इन्फ्लेशन, असेंशियल कमोडिटी के दाम बढ़ गए। लोग आजकल के ऑफिसर क्या बोलते हैं सरकारी वाले, अरे साहब हमारी तनख्वाह तो ज्यादा है नहीं, घर भी तो चलाना है, बच्चे भी तो पालने हैं, ऊपर से मलाई जब तक नहीं खाओगे तो बच्चे नहीं पाले जाएंगे, क्योंकि सैलरी बहुत कम है, लाइफस्टाइल आपका बहुत अच्छा है, उसको मैनेज कैसे करोगे, है ना। पे स्ट्रक्चर और दूसरे सेक्टर के अंदर, जैसे मान के चलिए जो आईएएस ऑफिसर है, एक आईएएस ऑफिसर जब ज्वाइन करता है तो उसकी सैलरी अराउंड 54,000 होती है। 54,000, ठीक है, हालांकि उसको दूसरे पर्क्स मिलते हैं, गाड़ी वाड़ी मिलती है, घर वर मिलता है, बट 54,000 में क्या ही होता है, कुछ भी नहीं होता देखा जाए तो। जबकि वही आदमी प्राइवेट सेक्टर में लाखों कमा लेता। प्राइवेट सेक्टर में सीईओज को, मैनेजर्स को, इवन ठीक ठाक, अगर आप सीईओ वगैरह भी नहीं हो तो भी आपको लाखों रुपए सैलरी मिल रही है। यहाँ पे सिर्फ 54,000 मिल रही है आपको। तो बड़ा पे गैप भी है यहाँ पे नजर आता है, एक गैप नजर आता है आपकी पे स्ट्रक्चर में और दूसरे सेक्टर में। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत फ्रजाइल है। लाइसेंस राज अभी भी इंडिया में बहुत सारे जगह पे चलता है। ब्यूरोक्रेटिक कल्चर की वजह से बहुत सारे सरकारी परमिशन आपको आज भी लेनी पड़ती हैं। इंडिया में अगर आप कोई कंपनी ओपन करना चाहते हो, कम से कम 30 से 35 जगह से आपको परमिशन लेनी पड़ती है इंडिया में। तो ये जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है ना, ये पूरा खत्म हो चुका है। टैक्सेशन स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स है, लोगों को समझ में नहीं आता। करप्शन करने के लिए आपको लूप होल्स मिल जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इन एडुकेट रिम्यूनरेशन, मतलब जैसे मैंने बताया सैलरी बहुत कम है सरकारी ऑफिसर्स की, तो एक वो दिक्कत है। पॉलिटिकल कोज ऑफ कोर्स यहाँ पे नजर आते हैं। करप्ट प्रैक्टिसेस है हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर में। अंधा पैसा लगाया जाता है इलेक्शंस में, कहाँ से आएगा भैया, करप्शन करके आता है। फिर जब करप्ट प्रैक्टिस का यूज करके आप इलेक्शन जीत रहे हो, तो इलेक्शन जीतने के बाद आप साधु थोड़ी हो जाओगे। जो लोकल बिजनेसमैन है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो लोकल ब्यूरोक्रेसी है, सबका एकदम नेक्सस बन जाता है। सब मिल बांट के खा रहे हैं। कोलिशन पॉलिटिक्स जब से बढ़ी है देश में, है ना, एमएलए की खरीद फरोख्त चल रही है, करोड़ों रुपए दिया जाता है एक एमएलए को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आने में। आपको ल्यूक्रेटिव मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं बड़े बड़े आपके रिश्तेदारों को। ये सब करप्शन इन चीजों से बढ़ता है। सिविल सर्विसेज का पॉलिटाइजेशन हो गया है। कितनी बार आपको नजर आता है कि किसी सिविल सर्वेंट ने ये रिजाइन दे के एक फलानी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो जब वो नौकरी में होगा तब वो न्यूट्रल थोड़ी रहा होगा, उसने उसी फेवर में काम किया होगा जिससे उसको टिकट मिला है बाद में रिजाइन देने के बाद। ये सब दिक्कतें हैं हमारे यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्सेज जैसे आपको बता ही दिया, सीक्रेसी बहुत सारी है, रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है आज भी। हाई डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन हमारे यहाँ पे है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, हम कहते हैं ना सरकारी आदमी, अरे अब तो बाबूजी बन गए, अब इनका कुछ नहीं हो सकता, अब इनकी जॉब स्टेबल है हमेशा के लिए। तो क्योंकि आपकी नौकरी पे खतरा ही नहीं है किसी तरह का, तो आप जो मर्जी करिए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपको कोई नौकरी से कोई निकाल ही नहीं सकता। ब्रिटिश लेगेसी चली आ रही है आज तक। ब्यूरोक्रेसी को ब्रिटिश के टाइम पे इतनी ज्यादा पावर दे दी जाती थी, इतनी ज्यादा डिस्क्रिशन दिया जाता था कि उनकी मर्जी के बिना डिस्ट्रिक्ट में पत्ता नहीं हिल सकता था। वो सिस्टम आज भी कहीं ना कहीं चला आ रहा है। अकाउंटेबिलिटी जीरो है, डिस्क्रिशन 100% है। पॉलिटिकल मास्टर्स दबाव बनाते हैं सिविल सर्वेंट के ऊपर, तो तुमने अगर ये काम नहीं किया तो तुम्हारा तबादला करवा दूंगा।
जिसकी वजह से बहुत सारे लोग एक्शन लेते ही नहीं है, डर के मारे कहीं तबादला ना हो जाए, किसी नक्सल एरिया में ना चले जाएं, किसी ऐसी जगह ना चले जाएं जहाँ पे पानी भी नहीं है, धूप बहुत ज्यादा है, बिजली नहीं आती। ऐसी चीजें हो सकती हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज किया गया है, स्टेट्स, क्योंकि स्टेट का सब्जेक्ट है, बहुत सारा पॉलिटिसाइज उसको किया गया है। रेगुलेशंस है नहीं, डिले होता रहता है, कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन स्ट्रक्चर है, लाइसेंसिंग सिस्टम आज भी है, विसल ब्लो प्रोटेक्शन नहीं हमारे अंदर है, यहाँ पे है। किसी डिपार्टमेंट अगर करप्शन हो रहा है तो आप अपनी आवाज उठा ही नहीं सकते, क्योंकि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन नहीं है आपके यहाँ पे। लैक ऑफ प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, कंप्लेंट करें भी तो कहाँ करें, पता ही नहीं है। अगर कहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन नहीं हो, नहीं हो, अगर हो रहा है तो पता चला वो आपके ऊपर ही इलेक्शन हो, एक्शन हो गया जिसने कंप्लेंट किया। जुडिशरी भी लोकल लेवल पे तो हमारी काफी करप्ट मानी जाती है, अनफॉर्चुनेटली। जस्टिस डिले होता रहता है, लोगों का भरोसा नहीं है जुडिशरी के ऊपर। और बहुत एक्सपेंसिव है भाई। 50,000 का केस अगर फ्रॉड का आप लड़ रहे हो तो 55,000 तो आपका वकील ही ले लेगा। तो क्या ही करेगा आदमी जाके वहां पे, और 10 साल तक वो केस चलता रहेगा। ये इश्यूज हैं। लीगल फैक्टर भी बहुत सारे, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, ऑफिस के अंदर क्या हो रहा है पता ही नहीं है, आप इन्फॉर्मेशन ले भी नहीं सकते, आरटीआई लगाओगे तब भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पे एंटी करप्शन लॉज के अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनका मिसयूज किया जाता है बाय दिस करप्ट पीपल। और सेल्फ रीइंफोर्सिंग सिस्टम हमारे यहाँ पे बन गया है। मतलब आप ये मान के चलिए, किसी डिपार्टमेंट में अगर 4 ऑफिसर हैं और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है 100 करोड़ रुपए का, बिना मांगे ही आपका परसेंटेज फिक्स हो गया है कि आपको 5 मिलेगा, 10 मिलेगा, 5%, 2% मिलेगा, अपने आप ही। ये ऐसा एक रीइंफोर्समेंट सिस्टम हो गया है, सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम हो गया है, कि जब तक बाबूजी को पैसे नहीं देंगे फाइल आगे बढ़ेगी ही नहीं। भूल जाओ फाइल पास करवाना, तो फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। आप यहाँ पे आर्टिकल देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में आया था कुछ समय पहले। 3 सीनियर चंडीगढ़ आईएएस ऑफिसर्स हु वेंट टू पेरिस स्विच्ड होटल्स मेड अनऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर, सेज ऑडिट रिपोर्ट। 4 रुपए की प्लेट को 4,000 की प्लेट बता रहे हैं, महंगे महंगे होटल्स में रुक रहे हैं। यहाँ से सस्ते वाला होटल बुक करवाया, वहां पे 5 स्टार होटल्स में रुक रहे हैं, 7 स्टार होटल्स में रुक रहे हैं। ये हालत है भाई हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स की। तो काफी ज्यादा करप्शन तो सिस्टम में इन्हीं की वजह से ही आ रहा है, ब्यूरोक्रेसी की वजह से, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। कुछ लोग हैं ईमानदार, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ईमानदार नहीं भी हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई की कि करप्शन किस किस तरह से हो सकता है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द पब्लिक मनी एंड द स्टोर्स, पोजेशन ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स, कहीं बंगले खरीद रखे हैं, कहीं फ्लैट्स खरीद रखे हैं, कहीं जमीनें खरीद रखी हैं, अपनी ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज करना। इलीगल ग्रेटिफिकेशन इन द रिक्रूटमेंट, पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन, लोग ट्रांसफर के लिए, प्रमोशन के लिए पैसा देते हैं। गिफ्ट वगैरह एक्सेप्ट करना पॉलिटिकल लीडर से। जैसे कुछ साल पहले एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने बहुत सारे जर्नलिस्ट को मोबाइल फोन दिए थे और महंगे महंगे पेन दिए थे, लेकिन कुछ लोगों ने लेने से मना कर दिया था, जर्नलिस्ट ने जो ईमानदार थे। सीधी सी बात है, पॉलिटिकल लीडर से मोबाइल फोन लोगे, उससे अगर पेन लोगे तो उस पेन से उनके अगेंस्ट में थोड़ी ना लिखोगे तो obvious सी बात है ना। बहुत सारे जो कोटा वगैरह है उसका मिसयूज किया जाता है, मोरल टर्पिट्यूड है, अनऑथराइज्ड करप्शन, वो सब यहाँ पे चल रहा है। इनकम टैक्स की अंडर असेसमेंट हो रही है, कॉन्ट्रैक्टर्स को आप फेवर दिखाते हो, आपकी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। फॉल्स ट्रैवलिंग अलाउंस जैसे इन भाई साहब ने किया, ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट, आप अपने घर में रह रहे हो लेकिन जो सरकारी बंगला है उसको रेंट पे चढ़ा रखा है। ऐसा भी बहुत बार होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी आप परचेज करते हो विदाउट एनी प्रायर परमिशन। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का मिसयूज करते हो फॉर पर्सनल वर्क। अगर आपका कोई सिक्योरिटी गार्ड है, मान लो दिया हुआ है, वो आपके बच्चों को स्कूल से भी लेके आ रहा है, आपके लिए सब्जियां भी खरीद रहा है, उसको नौकर की तरह आप रख रहे हो, ये सब भी होता है। और ये भी करप्शन का ही पार्ट है। अपनी एज को छुपाना, डेट ऑफ बर्थ को छुपाना, वो सब, और नौकरी ले लेना, किसी कॉन्ट्रैक्ट से पैसा बोरो करना, बाद में भूल जाना, नेग्लिजेंस करना, कोई चीज गलत हो रही है आपको पता है, हो सकता है आप उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, लेकिन आप उसको इग्नोर किए जा रहे हो। यस। इरेगुलरिटीज इन द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स बाय द रेल और बाय एयर,
आपके नाम की मान लो कोई सीट अवेलेबल है, तो आप उसको किसी और को दे फ्री में दे रहे हो। ये सब दिक्कतें हमारे यहाँ पे आती हैं, जो करप्शन के अलग अलग तरीके यहाँ पे होते हैं। तो कैसे टैकल करें करप्शन को, ये भी एक बहुत बड़ा कोई सवाल हमारे सामने है। एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे जो करप्शन के रीजंस थे उन्हीं को डील करना है ना। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस थे, पॉलिटिकल रीजंस थे, जुडिशियल रीजंस थे, उनको टैकल करना है। एक सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाया जाए नया, जो हर चीज तरीके से ओवरसी करे। एक नया सिविल सर्विस एक्ट होना चाहिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े, अकाउंटेबिलिटी बढ़े, विजिलेंस सिस्टम और बेटर हो। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट लेके आया जाए। करप्ट ऑफिशियल्स को भैया सस्पेंड ही नहीं, डिसमिस करो। प्रॉपर कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, जिसको स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया जाए। सीवीसी, लोकायुक्ता, एनएचआरसी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। टाइम टू टाइम, हर साल 2 साल के बाद एडिटिव ट्रेनिंग दिया जाए ऑफिसर्स को। रिटायरमेंट के बाद भैया आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, इस तरह के प्रावधान बनाए जाएं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर द सिविल सर्वेंट्स, मतलब जैसे धमकी देते हैं ना लोग उनको कि आपको तबादला करवा देंगे, ये करा देंगे, नहीं। अगर आपकी कहीं पे अपॉइंटमेंट होती है तो 3 साल तक आपको कोई हटा नहीं सकता, तो आप ईमानदारी से काम करोगे। सिटीजन चार्टर लाया जाए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों का यूज़ किया जाए। सीधी सी बात है। उसके अलावा पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए। डिसीजन लेने की पावर आम आदमी के हाथ में भी होनी चाहिए। जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, इसको चेंज करके प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल सिस्टम इंक्लूड किया जा सकता है, जो जो हम लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर यूज करते हैं। स्टेट फंडिंग किया जाए इलेक्शंस का, सरकारी पैसे से इलेक्शन लड़े जाएं। हर पॉलिटिकल पार्टी को जो है लिमिटेड अमाउंट में पैसा मिले, तब जाके चीजें बेटर होंगी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। डिफेक्शन के ऊपर चेकिंग किया जाए, मतलब एक नेता दूसरे, रोज रोज पॉलिटिकल पार्टी चेंज करते हैं ना, इसके ऊपर जो है लगाम कसी जाए। मिनिस्टर्स के लिए भी कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। एक सेपरेट एथिक्स कमीशन बनाया जाए फॉर पॉलिटिशियंस के लिए। ये सब आप करें तो कुछ चीजें बेटर हो सकती हैं। करप्शन चार्जेस वगैरह के लिए सेपरेट जुडिशरी कोर्ट्स बनाइए, और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, अगर किसी नेताजी के ऊपर कोई करप्शन चार्ज लगा है, तो ये गारंटी दिया जाए कि 3 महीने में, 6 महीने में वो केस निपटा दिया जाए। सोशल मेजर्स किए जाएं। सिविल सर्विस सोसाइटी वाइब्रेंट होनी चाहिए। लोगों को गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। यस, रिपोर्ट कार्ड सिस्टम बनाया जाए, ताकि पॉलिटिकल जो पब्लिक एजेंसीज हैं, या जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनका टाइम टू टाइम उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाए। लोगों से टाइम टू टाइम जो है उनसे सवाल पूछे जाएं, उसका व्यू पॉइंट लिया जाए, और ये इंश्योर किया जाए कि उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो हर लेवल पे जो लीडर्स हैं, चाहे म्यूनसिपैलिटी भी क्यों ना हो, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, उनका प्रॉपर असेसमेंट किया जाए, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, सोशल ऑडिट किया जाए। ये सब चीजें की जा सकती हैं। डिसमेंटरिंग अननेसेसरी कंट्रोल, जो फालतू के लाइसेंस राज, फालतू के जो रेगुलेशन है, इनको दूर किया जाए। पब्लिक सर्वेंट का जो सैलरी है वो डिसेंट होनी चाहिए, ताकि उनको करप्शन का सहारा ना लेना पड़े। प्राइवेट सेक्टर, एनजीओज का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। ये सब चीजें की जाए। 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन टाइम टू टाइम लागू होना चाहिए। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट आप कर सकते हो, मतलब आप सारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, ओपन ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑनलाइन किए जाएं। ये सब आप डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है। लीगल मेजर्स ले सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन को स्ट्रेंथन करिए। यहाँ पे तो सरकार राइट टू इन्फॉर्मेशन को कमजोरी करने पे लगी हुई है, कोई भी सरकार हो चाहे। ठीक है। ये सब आप डेफिनेटली करिए। तो लोकायुक्ता, लोकपाल ऑफिस को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है। ये आर्टिकल मैंने सेल्फ स्टडी के लिए डाला हुआ है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो। बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग सैटेलाइट्स वगैरह को, कोई भी एजेंसी भेजती है अगर ऑर्बिट के अंदर, तो वो जब वापस से अर्थ के ऑर्बिट के अंदर एंट्री करते हैं, तो बहुत सारा कचरा, स्पेस जो कचरा है वो फैल जाता है। तो अभी इसरो का जो मिशन है, PSLC-58 एक्सपोसैट, ये जीरो डेबरी करेगा, मतलब जीरो कचरा होगा। 1% भी कचरा नहीं होने वाला है। ठीक है। इसे कहा गया है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3, पोएम नाम इसका दिया गया है।
ठीक है, तो इसके बारे में कॉन्टेक्स्ट में पढ़ सकते हो। तो स्पेस डेबरी वगैरह एक ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने सेल्फ स्टडी के लिए डाला हुआ है, थोड़ा इसका पढ़ सकते हैं। नारी शक्ति लेसन्स फ्रॉम जापान। ठीक है, देखिए वैसे तो बता दूं आपको मैं कि जापान की जो सोसाइटी है ना वो भी काफी पेट्रियार्कल है। ठीक है, जापान में भी महिलाओं को बहुत ज्यादा वेलकम नहीं किया जाता है, दे गो आउट एंड वर्क। जापान की पॉलिटिकल अगर पार्लियामेंट में देखोगे आप तो वन ऑफ द लोवेस्ट वीमेन रिप्रेजेंटेशन है। तो जापान की सोसाइटी एज सच कोई वीमेन को लेके, हाँ, बट ये है कि जापान में वीमेन एजुकेशन के ऊपर ठीक ठाक फोकस किया जाता है, अच्छा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो जापान से हम लोग क्या सीख सकते हैं वो एक अलग बात है। ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा बात करेंगे तो बेटर रहेगा एग्जाम के परस्पेक्टिव से। रीजंस रिपोर्टेड बाय द फीमेल फॉर नॉट बीइंग इन द लेबर फोर्स। महिलाएं इंडिया में लेबर फोर्स, मतलब का लेबर फोर्स के अंदर कम पार्टिसिपेट क्यों करती हैं? जब महिलाओं से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या क्या बताया? उन्होंने कहा भैया चाइल्ड केयर, पर्सनल कमिटमेंट्स इन द होम मेकिंग। 44% का तो यही कहना है कि उनके पास घर की जिम्मेदारियां हैं, इसलिए वो जॉब नहीं कर सकती। 33% का ये कहना है कि हम लोग जॉब इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। 9% केसेस के आसपास जो है हेल्थ इश्यूज, एज रिलेटेड इश्यूज भी हैं। बाकी दूसरे इश्यूज हो गए, कुछ सोशल रीजंस हो गए। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ मिला के कुछ महिलाओं का तो ये कहना है भैया, मतलब हर बहुत ही कम परसेंटेज है, 1% से भी कम है, कि उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो क्यों जॉब करें? अपनी मर्जी से हम लोग हाउस वाइफ हैं, हमारा घर का बिजनेस सेटअप है, पति अच्छी नौकरी करते हैं, तो हम क्यों काम करें? ऐसा भी कुछ महिलाओं का कहना है। ठीक है, तो कुछ लोगों का, महिलाओं का कहना है कि जॉब के हिसाब से उनके वहाँ पे उनकी जो उनकी रिक्वायरमेंट, मतलब उनकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है। ऐसा भी कुछ का मानना है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, सेफ्टी कंसर्न्स हो सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा जो रीजन है दैट इज चाइल्ड केयर, जो आप अपने मेंशन कर सकते हो, और वांट टू कंटिन्यू स्टडी। ठीक है, तो 75% के आसपास तो ये दो ही रीजन हो गए आपके। अब सवाल ये उठता है कि जो ग्लोबल एवरेज है वीमेन पार्टिसिपेशन की दैट इज 47%, इंडिया में दिस इज 37%। अर्बन एरिया में तो बहुत ही कम है इंडिया में वीमेन पार्टिसिपेशन, ओनली 23%। रूरल एरिया में थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि यहाँ पे ना एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वीमेन आर मोर एंगेज्ड। एक तो ये होता है जो हम इंडिया में माइग्रेशन की बात करते हैं, यूजली जो मेल हैं दे माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। तो पीछे से रूरल एरिया में तो महिलाएं बची हैं काम करने के लिए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती हैं। लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का रीजंस और क्या क्या हो सकते हैं? अनपेड केयर वर्क, जो घर पे काम किया जाता है उसके लिए कोई सैलरी तो नहीं मिलता है ना। कल्चरल एक्सपेक्टेशंस महिलाओं से यही होती हैं कि आप घर पे रहिए, चार दीवारी में रह के काम करिए। नहीं, हायर एजुकेशन एंड डिलेज, है ना। पहले वीमेन को जब ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिलता था वो तो कम एज में ही लेबर फोर्स में चली जाती थी। अब क्या वो ग्रेजुएशंस करेंगी, मास्टर्स करेंगी, पीएचडी करेंगी, तो एज जब बढ़ती रहती है हायर एजुकेशन के साथ साथ, तो जॉब मार्केट में महिलाएं अब थोड़ा लेट आती हैं, है ना। इंडस्ट्री एजुकेशन डिस्कनेक्ट है, कोई हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ऐसा दिया ही नहीं जाता जो इंडस्ट्री के हिसाब से हो। लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, सेफ्टी कंसर्न्स हैं। ठीक है, सपोर्टिव पॉलिसी प्रॉपर नहीं है। वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट था ही नहीं कुछ साल पहले तक, तो अब तो फिर भी थोड़ा आ गया है। ठीक, कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की जो है यहाँ पे बात कही गई है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो जेंडर इक्विटी की बात करता है, इक्विटेबल एक्सेस की बात करता है। तो हालांकि इसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट ने ये रिकग्नाइज तो किया है। वर्किंग वीमेन हॉस्टल्स, है ना। तो किसी शहर में अगर महिलाएं बाहर से काम करने आती है तो उनके लिए हॉस्टल्स हो सकते हैं जहाँ पे सिर्फ वही महिलाएं रहती हैं जो काम करती हैं। हेल्पलाइन सेंटर्स आप प्रॉपर गवर्नमेंट की ओपन कर सकती है। ठीक है, तो पोष वगैरह हो गया, ये सब फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप, राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सब चीज़ें जो है, क्रैच हो गए। ठीक है, जो महिलाओं के छोटे बेबी होते हैं तो क्रैच में बच्चों को जो है थोड़ी देर के लिए टेक केयर कर सकती हैं, डे केयर सेंटर्स हो गए। ये सब इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा सकते हैं। ऐसे इनिशिएटिव जैसे किरण वगैरह हो गए, या स्टेम के अंदर महिलाओं के पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए जो है कुछ प्रोग्राम हम लोगों ने चला रखे हैं। तो जो महिलाएं पढ़ाई बीच में छोड़ देती थी बाद में कंटिन्यू करना चाहती हैं तो उनको प्रमोट किया जाए, उनका इनकरेज किया जाए कि आप बाद में भी कर सकती हूँ। तो वो सब चीज़ें गवर्नमेंट के तौर पे, सोसाइटी के तौर पे हम लोग डेफिनेटली ले सकते हैं। तो यही है, हाई पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाए मनरेगा के अंदर भी। ठीक है, नेशनल वीमेंस अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लेके आई जाए, अर्बन एरियाज में भी महिलाओं को गारंटेड एम्प्लॉयमेंट मिले।
ठीक है, अकाउंटिंग केयर वर्क, जो अभी कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखी है कि महिलाओं को 1,000 रुपये या 2,000 रुपये हम लोग हर मंथ देंगे। गवर्नमेंट ऐसा कह रही है, तो यानी कि जो केयर वर्क करती हैं उनको भी रिकॉग्निशन मिले, केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए, फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शंस हों। आप जब काम मन करे तब काम करिए। ठीक है, फीमेल वर्कर्स के रिगार्डिंग जो परसेप्शन है समाज में उसको चेंज करने की जरूरत है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मीडिया की हेल्प ले सकते हैं, रोल मॉडल्स की हेल्प ले सकते हैं, वो सब तो डेफिनेटली कर सकते हैं। पॉलिटिकल विल होनी चाहिए हमारे पास। कुछ खास सेक्टर जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं वीमेन को प्रमोट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को, ये सब डेफिनेटली किया जा सकता है। तो ये टॉपिक को थोड़ा सा आप इस तरह से कमांड बनाइए। ठीक है, इश्यूज क्या क्या हैं वो आपको पता होने चाहिए, उस इश्यूज के पीछे रीजंस क्या क्या हैं, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कुछ खास तरह की स्कीम्स डेफिनेटली आप याद कर सकते हो जो कि गवर्नमेंट ने चलाई हुई है फॉर द वीमेन एम्पावरमेंट। वो उस तरह से एक पूरा कंटेंट आपका आंसर के लिए यहाँ पे ठीक ठाक सा बन जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल है, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।